हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में हम बात करने वाले हैं आज 30 दिसंबर के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। जनरल मैनेजमेंट यानी कि सामान्य प्रबंधन के जो नोट्स हैं वो आ चुके हैं। ये पूरी तरीके से एनसीईआरटी की समरी है, ये आप ले सकते हैं। निश्चित ही आपको यहाँ आपके एग्जाम में यहाँ से आपको प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि व्यापम का जो पैटर्न है उस पैटर्न की अगर बात करें तो ज्यादातर प्रश्न व्यापम एनसीईआरटी से ही पूछता है, चाहे हम साइंस की बात करें, चाहे मैनेजमेंट की बात करें, चाहे मैथ की बात करें। अब मैथ भी आपका जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं क्लास 9th और 10th की, आप वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हमारा करंट अफेयर का कंटेंट भी बहुत सारा अवेलेबल है, वो भी आप ले सकते हैं। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान ये एमसीक्यू फॉर्म में है, इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। देखिए, प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में एक बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज होती है, कभी भी कोई एग्जाम की जो स्ट्रेटजी है, तो जो लोग स्ट्रेटजी बताते हैं वो कभी ये चीज नहीं बताते हैं कि हमें सबसे पहले प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं उनको सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा जो कंटेंट होता है एक तो रिपीट होता है, ठीक है। दूसरा, कंटेंट रिपीट होने का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। कंटेंट रिपीट होने का मतलब है कि एक जिस पैटर्न पे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, सेम उसी पैटर्न पे इस साल भी पूछा गया। अगर सिलेबस सेम है तो जो एग्जामिनर है वो हमेशा पेपर को ऐसे ही सेट करता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए, इसलिए प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमारा जो मध्य प्रदेश का करंट आउटलुक है, 6 मंथ का एडिशन अवेलेबल है। नेक्स्ट 6 मंथ का एडिशन आपको जल्द ही जनवरी 2021 में मिल जाएगा, और इसके साथ साथ मंथली करंट अफेयर भी हमारा जल्द ही अपडेट होगा। मैं उस पर काम कर रहा हूँ, कंटिन्यूसली काम कर रहा हूँ, और इससे संबंधित अगर आप क्वेरी करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कर सकते हैं। ये कुछ और नोट्स हैं विज्ञान के, वो भी आप ले सकते हैं। एक और चीज गाइज, कुछ लोग कहते हैं कि सर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दीजिए। देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस में देखिए, आपको पता है मैं सिर्फ वही करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, आपका अगर एमपीपीएससी का एग्जाम है, अगर उससे संबंधित कोई क्वेश्चन मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछ सकता है, तो ही उसको इंक्लूड करता हूँ। या फिर किसी और एग्जाम, लाइक जैसे पीईबी का एग्जाम है, तो करंट अफेयर्स ऐसे तो बहुत सारा होता है। करंट अफेयर्स एक्चुअल में एक न्यूज होती है, ठीक है। तो हम हर न्यूज को नहीं इंक्लूड कर सकते, केवल वो न्यूज इंक्लूड की जा सकती हैं जो न्यूज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एनएस एजुकेशन पे जितना भी करंट अफेयर आपको मिलता है वो सारा का सारा इसी प्रकार का रहता है, इसी पैटर्न पर रहता है। और यही कारण है कि अभी जो जेल प्रहरी का एग्जाम हुआ या प्रीवियसली जो भी एग्जाम्स हुए उनमें यहाँ से डायरेक्ट एज इट इज करंट अफेयर्स पूछे गए, ठीक है। इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने जरूरी हैं आपको उतने ही दूंगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस में नहीं बढ़ाऊंगा। तीसरी चीज, एक टाइमिंग को लेके लोग सवाल करते हैं कि सर वीडियो कब अपलोड होता है। देखिए, वीडियो अपलोड होने का जो टाइम है वो 8 से 9 है। सर्दियों में 8 से 9 रहता है जनरली, अदरवाइज 6 से 7 के बीच में अपलोड हो जाता है, ठीक है। तो अभी 8 से 9 कंटिन्यूसली ये चलेगा, कभी कभार थोड़ा लेट हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, पुस्तक बचपन से 55 का विमोचन हाल ही में हुआ है, इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं आलोक सेठी, और साहित्यकार हैं। इनकी 12वीं पुस्तक है बचपन से 55, इसका विमोचन हाल ही में हुआ है। सेठी संस्थान जो है इन्हीं का है, और इन्होंने उन एम्बुलेंस ड्राइवर की उपस्थिति में पुस्तक का विमोचन करने का निर्णय लिया है जो कोरोना वॉरियर्स के रूप में पिछले 9 महीने से लगातार रात और दिन समर्पित सेवा देते आ रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार इस पुस्तक का विमोचन किया गया है, जिसके कारण ये पुस्तक अभी हाल में न्यूज में है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है। अगला है, हाल ही में मंत्रिपरिषद की बैठक में कितने अध्यादेशों का अनुमोदन कर राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजने की मंजूरी दी गई है? तो देखिए, अभी मंत्रिपरिषद की बैठक यानी कि कल मंत्रिपरिषद की जो बैठक हुई है, यानी कि 29 दिसंबर को मंत्रिपरिषद की जो बैठक हुई है उसमें कुल 12 ऐसे अध्यादेश हैं जिनका अनुमोदन किया गया है और उनको राज्यपाल के स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा, ठीक है। तो 29 दिसंबर को मंत्रिपरिषद की जो बैठक हुई है उसके अंदर 12 अध्यादेशों का अनुमोदन किया गया है, ठीक है। मंत्रिपरिषद ने पूर्व में अनुमोदित मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक को मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 के रूप में प्रभावशील करने के विभागीय प्रस्ताव को अनुमोदित किया तथा अध्यादेश जारी करने के लिए अनुषंगिक विधिक कार्यवाही हेतु गृह विभाग को अधिकृत किया है। इसके लिए किसको? गृह विभाग को अधिकृत किया हुआ है, ध्यान रखिए। एक और चीज,
आपको बता दें, अभी चूंकि विधानसभा का सत्र नहीं शुरू हो पाया है कोरोना की वजह से, क्योंकि कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं जिनको उसमें भाग लेना था, इसके कारण इनको अब अध्यादेश के रूप में पास कराया जाना है। ठीक है, इसलिए ये विधेयक को किसके रूप में अनुमोदित करने का निर्णय लिया है मंत्रिपरिषद ने? अध्यादेश के रूप में अनुमोदित करने का निर्णय लिया है। ऐसे ऐसे 12 टोटल अध्यादेश के रूप में अनुमोदित हुए हैं। ठीक है, इनमें से मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी संशोधन अध्यादेश 2020 का अनुमोदन, ये पूर्व में ही अनुमोदित था, लेकिन अभी कैबिनेट बैठक केवल इसलिए हुई ताकि इनको अध्यादेश के रूप में अनुमोदित किया जा सके। तो इसको भी विधेयक 2020 को अध्यादेश 2020 के रूप में प्रभावशील करने का विभागीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। ठीक है, और लोक सेवा प्रबंधन विभाग को इसके लिए अधिकृत किया गया है अनुषंगिक विधिक कार्यवाही करने हेतु। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिए, कंफ्यूज ना हो। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन अध्यादेश 2020 का अनुमोदन, इसने ये भी पूर्व में अनुमोदित था, यानी कि विधेयक पास होना था विधानसभा में, लेकिन चूंकि सत्र ही नहीं हुआ है तो पास कहां से होगा, इसलिए इसको अध्यादेश के रूप में पास कराया जाएगा। ठीक है, तो ये जो संशोधन विधेयक 2020 था, इसको भी मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन अध्यादेश के रूप में प्रभावशील करने के विभागीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया और विधिक कार्यवाही हेतु पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को अधिकृत किया गया है। मध्य प्रदेश वैट द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2020 का अनुमोदन इसी प्रकार से किया गया है। ठीक है, और इसके अनुषंगिक विधिक कार्यवाही हेतु वाणिज्यिक कर विभाग जो है इसको अधिकृत किया गया है। मध्य प्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर संशोधन अध्यादेश 2020 का अनुमोदन, तो सेम यही कहानी इस अध्यादेश के कारण इसके लिए भी हुई है। ये जो विधेयक है इसको अध्यादेश के रूप में अनुमोदित किया गया है। इसके साथ साथ मंत्रिपरिषद ने पूर्व में अनुमोदित मध्य प्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर संशोधन विधेयक 2020 को मध्य प्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर संशोधन अध्यादेश 2020 के रूप में तथा मध्य प्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर संशोधन विधेयक 2020 को मध्य प्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर संशोधन अध्यादेश के रूप में प्रभावशील करने के विभागीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया। ठीक है, और वाणिज्यिक कर विभाग को इसके लिए विधिक कार्यवाही करने हेतु इसको अधिकृत किया हुआ है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी संशोधन अध्यादेश 2020 का अनुमोदन हुआ है। ठीक है, और इसके लिए विधिक कार्यवाही हेतु सहकारिता विभाग को अधिकृत किया गया है। दंड विधि मध्य प्रदेश संशोधन अध्यादेश 2020 को अनुमोदन किया गया है। ठीक है, और विधि और विधायी कार्य विभाग को इसकी अनुषंगिक विधिक कार्यवाही करने हेतु अधिकृत किया गया है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश 2020। देखिए, राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय कहां पर है? ये है आपका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। ओपन यूनिवर्सिटी इसको कहा जाता है, राजा भोज ओपन यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना हुई थी 1991 में। ठीक है, और इसके साथ साथ मंत्रिपरिषद ने पूर्व में अनुमोदित इस विधेयक को अध्यादेश बना दिया। इसके साथ साथ डॉक्टर BR अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, इसकी स्थापना, ये यूनिवर्सिटी जो है इसकी स्थापना कब हुई है? 2015 में हुई है। कहां पर स्थित है? ये आपका महू में स्थित है, यानी कि इंदौर जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसको भी अध्यादेश बना दिया है। ठीक है, इसके अलावा पंडित SN शुक्ला, पंडित शंभुनाथ शुक्ला, ये कहां का है? ये शहडोल का है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, इसको भी अध्यादेश के रूप में पास कराया जाएगा और अनुषंगिक विधिक कार्यवाही के लिए उच्च शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया है। डॉक्टर मोहन सिंह इसके मंत्री हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, डॉक्टर मोहन सिंह। इसी प्रकार मंत्रिपरिषद ने पूर्व में अनुमोदित मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन द्वितीय संशोधन विधेयक, श्री अरबिंदो विश्वविद्यालय इंदौर, महाकौशल विश्वविद्यालय जबलपुर की स्थापना को मतलब अध्यादेश के रूप में इनको पास अब कराए जाने का अनुमोदन किया है और उच्च शिक्षा विभाग को इसके लिए अधिकृत किया गया। तो इस प्रकार से कुल 12 आपके जो विधेयक हैं उनको अब किसके अध्यादेश के रूप में पास कराया जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से पूरी कहानी आपकी विधेयकों की हो जाती है। अगला प्रश्न है, आदिम जाति कल्याण विभाग के कार्यों का स्कूल शिक्षा विभाग के विद्यालयों के साथ विलय संबंधी प्रस्ताव पर किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? मतलब आदिम जाति कल्याण विभाग के जो कार्य हैं उनको स्कूल शिक्षा विभाग के विद्यालयों के साथ विलय किया जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए भी हाल ही में जो आयुक्त लोक शिक्षण है उनकी अध्यक्षता में, ठीक है, आयुक्त लोक शिक्षण की अध्यक्षता में एक समिति गठित करी गई। इस समिति में कुल अध्यक्ष को मिला के 9 सदस्य हैं।
ठीक है, कितने सदस्य हैं? कुल 9 सदस्य हैं। देखिए, कोई समिति अगर गठित होती है तो उसमें सदस्य पता होना चाहिए कि कितने सदस्य। कोई आयोग गठित होता है तो उसके सदस्य हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश वर्ष 2023 की कार्य योजना और नीति बनाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों की संयुक्त कमेटी का गठन किया गया है। ये जो गठित समिति है, इसमें आदिम जाति कल्याण विभाग के कार्यों का स्कूल शिक्षा विभाग के विद्यालयों के साथ विलय संबंधी प्रस्ताव पर अपनी अनुशंसाएं दिसंबर 2021 तक ये समिति जो है वो सौंपेगी। ये समिति आयुक्त लोक शिक्षण श्रीमती जयश्री कियावत की अध्यक्षता में गठित की गई है। अन्य सदस्य जो हैं वो आप ये देख सकते हैं कि आदिम जाति कल्याण जो है विभाग है उसके आयुक्त होंगे, ठीक है, उप सचिव लोक शिक्षण होंगे, उप सचिव आदिम जाति कल्याण होंगे, ठीक है, अपर संचालक होंगे, ठीक है, दोनों डिपार्टमेंट के। तो इस तरीके से आपका ये पूरा रहेगा। ये इतना याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। तो समिति में बहुत सारे लोग होते हैं, उनके नाम नहीं याद रख सकते। हाँ, कोई मंत्रीगण की अगर कोई समिति बनती है तो वहां पर ये चीज याद रखने की जरूरत है कि कौन कौन सा मंत्री इस पर्टिकुलर समिति में शामिल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां रानी कमलापति की प्रतिमा की स्थापना की गई है? तो रानी कमलापति की जो प्रतिमा है, हालांकि काफी साल से ये प्रोसेस चल रही थी। एक आर्क ब्रिज भोपाल में बनाया जा रहा था इसके लिए। ये मैंने 2 से 3 साल पहले की एक न्यूज़ देखी थी, तब मुझे याद है कि ये रानी कमलापति की प्रतिमा की स्थापना होनी थी। तो ये हुई है कहाँ पर? आपकी भोपाल में, छोटे और बड़े तालाब के बीच में इसकी स्थापना अभी हाल में करी गई है। तो इसका लोकार्पण कार्यक्रम जो है, जो समारोह है, वो हो गया है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो हैं उन्होंने इस प्रतिमा की स्थापना की है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि प्रतिवर्ष रानी कमलापति की स्मृति में कार्यक्रम संपन्न होगा जिसमें प्रदेश के गोंडवाना अंचल के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसके साथ साथ इन्होंने उस पर मेला लगाए जाने की भी घोषणा की हुई है। ठीक है, रानी कमलापति आर्च ब्रिज का जो लोकार्पण है वो भी इन्होंने किया है। लगभग 40 करोड़ की लागत से ये ब्रिज बना है और इसमें गिन्नौरी से किलोल पार्क के नजदीक जो BRTS कॉरिडोर है वहां तक स्टील आर्क ब्रिज का जो निर्माण किया गया है, उसकी कुल लंबाई जो है वो लगभग 200 मीटर है। ठीक है, इसके साथ साथ शिवराज सिंह चौहान ने करीब 115 करोड़ रुपए की कुछ जो योजनाएं परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण भी अभी किया है 29 तारीख को। ठीक है, इसमें भोपाल में अमृत मिशन के तहत जो शिरीन नदी है, ठीक है, कोई छोटी सी नदी है, उस पर 50 MLD क्षमता के सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण इन्होंने अभी किया है। ठीक है, इस प्लांट पर करीब 20 करोड़ रुपए की लागत आई है। यही 11.5 करोड़ की लागत से 4 इमली सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को भी इन्होंने लोकार्पित किया है। इसी समारोह के दौरान, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसी समारोह के दौरान UNIDO के सहयोग से 30 करोड़ रुपए की लागत से CNG प्लांट बनाने के लिए भी अनुबंध किया गया है। आदमपुर छावनी क्षेत्र में वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट पर यह इकाई स्थापित की जाएगी। ठीक है, तो इतने सारे आपके यहाँ पर कार्य हुए। थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम रानी कमलापति की। देखिए, रानी कमलापति जो हैं गिन्नौरगढ़ के शासक थे निजाम शाह। ठीक है, गोंड राजा थे एक्चुअल में, गिन्नौरगढ़ के निजाम शाह इनकी रानी थी रानी कमलापति। ठीक है, निजाम को जहर दे के मार दिया गया था, उनकी हत्या कर दी गई थी। तो ये अपने बेटे नवल शाह के साथ भोपाल आ गई। भोपाल में रानी कमलापति का महल स्थित है जो कोलांस नदी पर बने डैम के किनारे स्थित है। 300 साल पहले बने 7 मंजिला कमलापति महल का कुछ हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से बनाया गया था। 1989 में यह महल भारतीय पुरातत्व संरक्षण के अधीन कर दिया गया था। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। ठीक है, अच्छा, अब एक और चीज यहाँ इनके बारे में 2 कहानियां प्रचलित हैं। एक तो ये कहानी प्रचलित है कि इनको कमलापति को जो दोस्त मोहम्मद खां थे, भोपाल के संस्थापक जो थे, आधुनिक भोपाल के संस्थापक जो थे दोस्त मोहम्मद खां, इन्होंने राखी इनको ये बांधती थी। दूसरी कहानी एक और प्रचलित है। अच्छा, ये जो कमलापति महल है वो इन्होंने ही इनको बना के दिया था। करीब 18वीं शताब्दी में यानी कि बनाया गया था। 1777 आई थिंक है, करीब 300 साल पुराना ये है। तो इन्होंने इनको ये बना के दिया था और इन्होंने इनके यहाँ जाके जब इनको निजाम की हत्या कर दी गई थी तो इन्होंने इनके यहाँ ही शरण ली थी। दूसरी एक कहानी ये भी प्रचलित है कि जब ये यहाँ से भोपाल आई अपने बेटे के साथ तो नवल शाह के साथ इनका युद्ध हुआ था और इन्होंने नवल शाह की हत्या कर दी थी। उस युद्ध में नवल शाह की मौत हो गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से। और उसके बाद जब इनको पता चलता है कि नवल शाह की मृत्यु हो गई है तो जो मनोभवन टेकरी है वहाँ से काला धुआं कर दिया गया था। इनको पता चल गया था तो भोपाल में जाके, जो भोपाल की झील है, भोपाल का जो तालाब है, उसमें जाके इन्होंने
एक तरीके से जो जौहर जिसको कहते हैं, मतलब कोई इनको छू ना सके तो इन्होंने वहाँ पर जाके सुसाइड कर ली थी। तो ये 2 कहानियाँ इनकी इस तरीके से प्रचलित हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने परिवेदना निवारण प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया है? तो देखिए, परिवेदना निवारण प्रबंधन प्रणाली का जो शुभारंभ है वो इंदर सिंह परमार के द्वारा किया गया है, जो स्कूल शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। ठीक है, और इन्होंने शिक्षक और विभागीय कर्मचारियों की शिकायत दर्ज करने की जो ऑनलाइन परिवेदना निवारण प्रबंधन प्रणाली है उसका शुभारंभ किया है। देखिए, उच्च शिक्षा मंत्री कौन है मध्य प्रदेश में? उच्च शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर मोहन सिंह। ठीक है, डॉक्टर मोहन सिंह, ये भी आप ध्यान रखिए। और स्कूल शिक्षा मंत्री, जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं शिक्षा मंत्री में, एक्चुअल में 2 डिपार्टमेंट होते हैं। हायर टेक्निकल एजुकेशन जो होता है उसके जो मंत्री होते हैं वो अलग होते हैं, और स्कूल का जो एजुकेशन होता है क्लास 1 से लेकर 12th तक का जो एजुकेशन होता है उसके मंत्री अलग होते हैं। और एक और चीज, भोपाल संभाग के जो विद्यालय हैं उनको आकर्षक बनाने की एक कार्य योजना और जबलपुर संभाग की पहल मेरी शाला मेरी जिम्मेदारी के तहत किए गए प्रयासों को सराहा। तो आपको ये याद रखना है यहाँ पर कि मेरी शाला मेरी जिम्मेदारी जो है ये जबलपुर संभाग की पहल है। एक और चीज दोस्तों, एक चीज ध्यान रखिए, कई लोग जैसे मुझे जो कॉल करते हैं मेरे नंबर पे, जो मैंने आपको नंबर दिया हुआ है 9522565785, तो आप उससे पहले एक बार मुझे व्हाट्सएप करें। मैं आपको पीडीएफ के लिए या किसी तरीके की क्वेरी के लिए व्हाट्सएप करने के लिए कहता हूं। तो जनरली लोग पहले कॉल लगाते हैं, आप पहले व्हाट्सएप करिए मुझे इस नंबर पर। उसके बाद अगर आपकी क्वेरी सॉल्व नहीं होती है उसके बाद फिर आप कॉल करें। जैसे अभी मैं सुबह रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और सुबह से कॉल आने शुरू हो जाते हैं, यानी रात को 11 बजे तक भी कॉल आ जाते हैं मेरे पास कभी कभी। तो प्लीज़ इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और व्हाट्सएप करिए। आपको जो लिंक है, ऑटोमेटिक सिस्टम है हमारा पूरा, जैसे ही आप व्हाट्सएप करेंगे, कुछ भी व्हाट्सएप करेंगे तो आपके पास लिंक्स आ जाती हैं। लिंक पे क्लिक करिए तो आपको पीडीएफ के लिए अलग लिंक दी है, टेस्ट सीरीज के लिए अलग लिंक दी है। दूसरी चीज, हमारी एमपीपीएससी की जो टेस्ट सीरीज है वो भी जल्द ही स्टार्ट होने जा रही है। ठीक है, एमपीपीएससी में इस बार सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी आपके रहेंगे और बिल्कुल कंप्लीटली जो नया सिलेबस है एमपीपीएससी का उसके हिसाब से ये रहेगा। अभी हमने 50 टेस्ट इसमें प्लान करे हैं कि 50 टेस्ट देंगे। इसके अलावा इन टेस्ट का नंबर जो है वो बढ़ सकता है, 75 तक भी टेस्ट आपके हो सकते हैं, क्योंकि अप्रैल में आपका एग्जाम है। तो कंटिन्यू अप्रैल तक आपकी ये टेस्ट सीरीज चलाने का निर्णय हमने लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पोर्टल जो है वो है student.nseducation.in। पहले था ये exam.nseducation.in, अब हो गया है student.nseducation.in। ठीक है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके आगे www भी आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं फिनिश करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करिए। थैंक यू वेरी मच।